हेलो दोस्तों शिवा इंस्टीट्यूट परिवार में मैं एएसपी अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो वीडियो होगी वो जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं कारक पढ़ेंगे और कारक में जो हमारा प्रकरण है वो है कर्ता कारक। जैसा कि दोस्तों मैं कारक के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर दूं, इससे पहले मैं कारक का 3 वीडियो आपके YouTube पर डाल चुका हूं। अगर जो बच्चे उस 3 वीडियो को नहीं देखे हैं वो बच्चे उस YouTube पर जाके आप अवश्य देख लीजिए, क्योंकि कारक को मैं इतना विस्तार से बताया हूं कि कारक का परिभाषा क्या है, कारक की पहचान कराने वाले शब्द कौन है और विभक्ति प्लस उसके का सेशन हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारी क्लास होगी वो कर्ता कारक पर होगी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों हम लोग सबसे पहले एक बात समझने का प्रयास करेंगे कि भैया जो कारक होता है ना, ये कारक की हम लोग पहचान कैसे करते हैं। जैसे बच्चे हमारे सवाल करते हैं कि सर यदि वाक्य में एक से अधिक कारक प्रयुक्त हो जाते हैं तो हम सर वहाँ ऐसे कंडीशन में उत्तर कैसे देंगे एग्जाम में। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक वाक्य के माध्यम से समझा, जैसा कि एक बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछा था, तो आप ध्यान से सुनेंगे, उदाहरण सहित मैं बताऊंगा। जैसे मैंने कहा राम ने रावण को डंडे से खीर के लिए चौराहे पर पीटा। चौराहे पर पीटा। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए आपका इतना बड़ा वाक्य है, ठीक है। अब यहां कैसे पता करोगी सर कौन सा कारक है। तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, आपको क्रिया की पहचान कर लेनी है, ठीक है। ये देखो क्रिया है, ठीक है। आप देखो क्रिया जो अपना प्रभाव डाल रही है सबसे पहले किस विभक्ति पर डाल रही है। तो सर क्रिया अपना प्रभाव सबसे पहले पर विभक्ति पर डाल रही है, और हमें पता कि पर विभक्ति किस कारक की विभक्ति है, तो आप कह सकते हो सर अधिकरण कारक की विभक्ति है। इसलिए दिए गए वाक्य में कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक होगा। आप एक पॉइंट हमारा नोट कर सकते हो कि यदि वाक्य में एक से अधिक कारक प्रयुक्त हो जाए तो ऐसे कंडीशन में दिए गए वाक्य में कौन सा कारक होगा, तो आप पहचान कर सकते हो कि क्रिया के पूर्व या क्रिया के निकट या क्रिया अपना प्रभाव सबसे पहले जिस विभक्ति पर डालेगी दिए गए वाक्य में वही कारक माना जाएगा। जैसा कि उदाहरण के थ्रू मैं समझा सकता हूं कि पीटना क्रिया का जो प्रभाव है वो पर विभक्ति पर है, इसलिए दिए गए वाक्य में कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। ये बात क्लियर हो गई दोस्तों। तो अब आइए हम लोग आज कर्ता कारक की शुरुआत करते हैं। कर्ता कारक की शुरुआत में सबसे पहले जानेंगे कर्ता कारक की जो अर्थ होता है वो क्या होता है। तो आप लिखिएगा कर्ता कारक का शाब्दिक अर्थ है, कर्ता कारक का शाब्दिक अर्थ है करने वाला होता है। दोस्तों कर्ता कारक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो करने वाला होता है, जिसमें करने वाले से ये समझ सकते हो कैसा करने वाला, तो क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला। तो जो कर्ता होता है वो किसको करता है, क्रिया को करता है, ठीक है। क्रिया को करने वाला जो होता है वही हमारा क्या होता है, कर्ता होता है। तो आइए इसके माध्यम से हम लोग परिभाषा भी जान लें कि परिभाषा क्या होती है। वैसे तो आपके एग्जाम में जैसे एमआरएस का एग्जाम हो गया, केबीएस का एग्जाम हो गया, टीजीटी पीजीटी का हो गया, ठीक है, एसआई का हो गया, यूपी टेट का हो गया, सीटेट का हो गया, ठीक है।
तो वो इन सब एग्जामों में परिभाषा भी बहुत मायने रखती है। तो दोस्तों आज का जो मैं वीडियो पढ़ाने वाला हूँ ये आप कोई भी परीक्षा दीजिएगा, सभी परीक्षाओं के लिए है। आप निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक के परीक्षाओं के लिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ वीडियो, ठीक है। आपको जितना भी कारक का वीडियो मिलेगा, आप कोई भी एग्जाम दोगे, सब में मिलने वाला है प्रश्न। तो आइए परिभाषा समझ लेते हैं। हमने कहा क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है। क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। या आप ऐसा भी कह सकते हो, क्रिया का संपादन करने वाला कारक कहलाता है। सॉरी, यहां देखिए क्रिया को करने वाला जो है क्या कहलाता है? कर्ता कारक कहलाता है। तो क्रिया को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। दोस्तों अगर कभी भी आपको लिखते समय कोई भी शब्द छूट जाए तो आप उसको गलत ना काटिएगा, बल्कि वहीं उसी शब्द के बगल में आप इसको जानते हो ये विराम चिन्ह है, और विराम चिन्ह में ये क्या है? हंसपद विराम चिन्ह है। तो कहीं पर कोई भी शब्द छूट जाता है तो वहां पर हंसपद विराम चिन्ह का क्या होता है? प्रयोग होता है। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि जब वाक्य में किसी शब्दों को लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है तो वहां पर कौन सा चिन्ह का प्रयोग होता है? तो हंसपद चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आपकी परिभाषा रही। अब देखिए परिभाषा क्रिया का जो संपादन करने वाला होता है, ठीक है, क्रिया करोति इति कारकम, ठीक है, जैसा कि संस्कृत में कहा गया, पाणिनि ने कहा है क्रिया करोति इति कारकम, अर्थात क्रिया को जो करने वाला होता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, वैसे जो यहाँ करने वाला है तो यहाँ इसको क्या बोला गया है? कर्ता कारक बोला गया है। ठीक है, जैसे हमने उदाहरण दिया, जैसे हमने कहा राम ने आम खाया। देखिए दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए, इसकी जो विभक्ति होती है वो क्या होती है? ने विभक्ति होती है। अगर कभी पूछे कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है? ने। तो यहाँ देखिए राम ने आम खाया। ठीक है, अभी मैंने बताया कि यहाँ खाने की क्रिया किया किसने? राम ने। ठीक है, और ये जो हमारा खाना क्रिया है, इस क्रिया का प्रभाव सबसे पहले किस विभक्ति पर पड़ रहा है? ने पर। इसलिए दिए गए वाक्य में क्या है? कर्ता कारक। जैसे हमने कहा महेश ने पुस्तक पढ़ी। तो ऐसे में देखिए पढ़ना क्रिया का प्रभाव ने पर पड़ा, इसलिए दिए गए वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक। दोस्तों उदाहरण मायने नहीं रखता है। अगर आप जो है एक उदाहरण से समझ गए हो तो आप लाखों उदाहरण कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आपके सामने मैं लाखों उदाहरण भी लिख दूं, फिर भी आपको जो है एग्जाम में सफलता नहीं दिलवा सकती है। तो अगर आप समझ गए हो एक उदाहरण, तो आप लाखों उदाहरण कर सकते हो। अब आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वैसे तो दोस्तों देखिए कर्ता कारक यहीं पर समाप्त नहीं होती है, ठीक है, लेकिन मैं आज आपको कर्ता कारक में इतना बारीक पॉइंट बताने वाला हूं, इतना वीक पॉइंट बताऊंगा जो आपके हर एग्जामों में आज तक पूछा गया है। ठीक है, ये आपको अचंभित कर देने वाली बात है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये समझ जाए जहां पर ने विभक्ति लगा वहां पर क्या होता है? कर्ता कारक। तो आप एक हेडिंग बनाइए। हेडिंग क्या है? लिखिएगा कर्ता कारक के
कर्ता कारक के निम्नलिखित चरण होते हैं जिसे हम आज पढ़ेंगे। जिसमें दोस्तों पहला चरण हमारा क्या है, ये पहला पॉइंट आप हेडिंग में चरण नंबर फर्स्ट या आप ऐसा कह सकते प्रयोग नंबर फर्स्ट, ये आपका पहला चरण है। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसा लिखिए, वैसे तो देखा जाए कर्ता कारक के मूल विभक्ति ने होती है, लेकिन कर्ता कारक में कभी को विभक्ति का प्रयोग भी होता है, तो वहाँ पर को का अर्थ है चाहिए के रूप में हो जाता है, तो उसे तो हो जाता है, तो वहाँ पर कर्म कारक ना होकर कर्ता कारक होता है। देखिए कह रहा कि वैसे तो देखा जाए कर्ता कारक की मूल विभक्ति ने होती है, लेकिन कर्ता कारक में कभी कभी को विभक्ति का भी प्रयोग होता है, तो वहाँ पर को का अर्थ जो होता चाहिए के रूप में हो जाता है, तो वहाँ पर कर्म कारक ना होकर कर्ता कारक होता है। तो जैसे हम एक उदाहरण समझाते हैं, उदाहरण क्या है, जैसे हमने कहा राम को पढ़ना चाहिए, मोहन को जागना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर जानकारी नहीं रहेगी तो कुछ बच्चे कर्म कारक ही लगाएंगे, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए चाहिए के अर्थ में प्रयोग हुआ है। तो भैया ये बताओ पढ़ना कौन पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, तो राम यहाँ जो है कर्म कारक ना होके कर्ता कारक, क्योंकि क्रिया को जो करने वाला होता है वो कर्ता होता है। तो ऐसे में को विभक्ति का अर्थ जो हुआ कर्म ना होके वो क्या होता है, कर्ता होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यदि को विभक्ति का अर्थ है
चाहिए होता है तो ऐसे में वहां पर कर्म कारक ना होके कर्ता कारक होता है। तो ये बात दोस्तों समझ में आया होगा। ये आपका रहा पहला चरण, ठीक है। अब आइए हम लोग इसी का दूसरा चरण देखते हैं, ठीक है। दूसरा चरण अगर देखते हैं तो चरण नंबर 2, ठीक है। तो चाहिए के अर्थ में को विभक्ति का प्रयोग होगा, लेकिन दिए गए वाक्य में कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक होगा, ठीक। अब यहां देखिए चरण नंबर 2, चरण नंबर 2, ये 2 क्या कहता है? कभी कभी देखिए से है और के द्वारा, ठीक, इनका भी प्रयोग कर्ता कारक होता। लिखिएगा इनका भी प्रयोग कर्ता कारक में होता है। तो आप कहोगे गुरुजी से का तो भैया अपादान और करण कारक में होता है, अब के द्वारा का भी जो है करण कारक में होता, कहां आप इसमें बता रहे हैं? तो बाबू ये बात ध्यान से पकड़ना, हमको समझना पड़ेगा कि कब हमारा करण कारक होगा और कब हमारा कर्ता कारक होगा। विभक्ति नहीं बदलेगी, लेकिन पूछने का जो प्रश्न है, आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, वो बिल्कुल अद्वितीय प्रश्न होते हैं, बहुत हटके पूछे जाते हैं। अगर आप लोग हटके नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन कभी मिलने वाला नहीं है। तो जो भी चीजें पढ़ो सॉलिड पढ़ो, ठीक है, ऊपरी लेयर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं। तो लिखिएगा, देखिए वैसे तो से एवं के द्वारा विभक्ति करण कारक की मौलिक विभक्ति है, मौलिक विभक्ति है, लेकिन यदि से एवं के द्वारा विभक्ति का प्रयोग साधन या माध्यम के अर्थ में ना लेकर करने वाला के रूप में स्वीकार्य किया जाता है, तो उसमें करण कारक ना होकर कर्ता कारक हो जाता है। दोस्तों नोट करिए इसको। हेलो, अच्छा, तो दोस्तों ये आप लोग नोट कर लिए होंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहा कि अगर इसका अर्थ साधन के रूप में प्रयोग हो रहा है तो वहां पर करण कारक होगा, और अगर इसका अर्थ जो है
करने वाले के अर्थ में स्वीकार किया जा रहा तो वहां पर जो होगा आपका कर्ता कारक। जैसे दोनों में उदाहरण लिखूंगा, जैसे आप देखिए उदाहरण दोनों हम समझा देते हैं, कहाँ करण कारक है कहाँ पर कर्ता कारक है। जैसे हमने कहा राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ये बात ध्यान दीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, ये आपका कर्ता कारक है, यहां पर कर्ता कारक है, ठीक है। अभी मैं आपका इसका निष्कर्ष बता, लेकिन यहां हमने कहा राम ने श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ा। राम ने श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ा, ठीक है, ये देखना ध्यान से। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर करण कारक हो गया, करण कारक यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आप दोनों पॉइंट समझिए। तो अब यहाँ बात ये फंस रहा कि गुरुजी कहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे करण कारक होगा, कहाँ पर जो कैसे पहचानेंगे कि कर्ता। दोस्तों अब यहाँ देखिए कैसे पता करेंगे सर कहाँ पर कर्ता कारक होगा, कहाँ पर जो है करण कारक होगा। तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां देखिए ये जो वाच्य हमारा है, ये जो वाक्य है, ये हमारा कर्मवाच्य का है, ये कर्मवाच्य का है, ठीक है। जबकि ये कर्मवाच्य का नहीं है, एक क्या है आपका जो है, लिखिए यदि कर्मवाच्य एवं भाववाच्य का वाक्य हो तो कर्ता के साथ के द्वारा तथा से का प्रयोग होता है तो ऐसे में करण कारक ना होकर कर्ता कारक हो जाता है। आप नोट डाल के लिख लीजिए, लिखिएगा कर्मवाच्य एवं भाववाच्य वाले वाक्यों में कर्ता कारक होता है, ठीक है। आप कहीं भी कर्मवाच्य का उदाहरण देखिएगा, कहीं पर भाववाच्य का उदाहरण देखिए, आप 100% लगा के आइएगा कर्ता कारक, आपका उत्तर हमेशा सही होगा, ठीक है। जैसे हमने कहा, जैसे राम के द्वारा कहानी सुनाई गई। तो जैसा कि दोस्तों यहां पता चल रहा है, ये क्या है, कर्मवाच्य है, ये क्या है, कर्मवाच्य। तो ऐसे में कौन सा कारक होगा आपका, कर्ता कारक, ठीक है। यहां करण कारक नहीं होगा। सीता से पुस्तक पढ़ी जाती है,
ठीक है, ये भी दोस्तों क्या है, कर्मवाच्य है, ये भी क्या है, कर्मवाच्य है। लेकिन यहाँ करा भाववाच्य के भी उदाहरण क्या होते हैं, कर्ता कारक होते हैं। तो यहाँ जैसे हमने कहा सीता से नहीं चला जाता है, ये दोस्तों भाववाच्य का उदाहरण है, भाववाच्य का उदाहरण है। जैसे हमने कहा सीता से चला जाता है, ये भी क्या है, भाववाच्य का उदाहरण है। ठीक, इन सभी के सभी में क्या होगा, आपका कर्ता कारक होता है। तो एक बात नोट डाल के दोस्तों आप लिख सकते हो कि अगर कहीं पर कर्मवाच्य का उदाहरण मिलता हो या भाववाच्य का उदाहरण मिलता हो तो आप सदैव लगा के आएगा कर्ता कारक, आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं होने वाला है। दोस्तों ये तो बात हमारी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। लेकिन एक बात मैं और क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि कब से का प्रयोग होता है और कब के द्वारा का प्रयोग होता है। तो आप हेडिंग बना लीजिए, आप हेडिंग बनाइए, लिखिएगा से एवं द्वारा का प्रयोग, से एवं द्वारा का प्रयोग, से एवं के द्वारा का प्रयोग, प्रयोग। तो दोस्तों आइए मैं समझा देता हूं, आप लिखिएगा, देखिए सकारात्मक भाववाच्य, सकारात्मक भाववाच्य एवं कर्मवाच्य, कर्मवाच्य वाले कर्ता के साथ, कर्ता के साथ द्वारा का, के द्वारा का प्रयोग, प्रयोग होता है, होता है, जबकि नकारात्मक, नकारात्मक भाववाच्य एवं कर्मवाच्य वाले कर्ता के साथ, कर्ता के साथ से का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। ये बात ध्यान, अगर सकारात्मक भाववाच्य या कर्मवाच्य वाले वाक्य है तो कर्ता के साथ के द्वारा का प्रयोग होता है। अगर नकारात्मक भाववाच्य वाले हैं तो वहां पर क्या होगा, कर्ता के साथ से का प्रयोग। देखो ये कैसे आप पहचानोगे कौन सा नकारात्मक वाला वाक्य है, कौन सा सकारात्मक वाला वाक्य है। तो बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग हो रहा है वो नकारात्मक भाववाच्य वाला होगा, वो नकारात्मक कर्मवाच्य वाला होगा। और अगर आपका नहीं का प्रयोग नहीं हो रहा है तो सकारात्मक कर्म और भाव दोनों हो सकता है, ठीक है। तो ये बात है, जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने कहा राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है, पढ़ी जाती है, इधर पढ़ी जाती है, ठीक है। ये देखिए सकारात्मक कर्मवाच्य है, सकारात्मक है, सकारात्मक कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य, ठीक। तो ऐसे में कह सकते हो कर्ता का, जबकि राम
के द्वारा पुस्तक, जब हमने कहा ऐसा हमने कहा राम से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है। ये दोस्तों यहाँ देखिए नकारात्मक है, नकारात्मक कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य है। जबकि यहाँ हमने लिखा महेश के द्वारा पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है। तो ऐसे में क्या है, ये आपका नकारात्मक है, नकारात्मक भाववाच्य है, नकारात्मक भाववाच्य है। जबकि हमने कहा महेश से पढ़ा जाता है, महेश से, यहाँ देखिए महेश के द्वारा, यहाँ सॉरी, महेश से पढ़ा जाता है, महेश से, इसको एक बार हटा दीजिए, ये देखिए ध्यान से। अब यहाँ देखिए नहीं वाला हो गया, लेकिन हमने कहा राम से पढ़ा जाता है, ठीक है। ये देखो भाववाच्य है, ये भाववाच्य है, ठीक। तो यहाँ भी क्या हो गया आपका कर्ता कारक। जबकि यहाँ देखो हमने कहा राम से नहीं पढ़ा जाता है, ये भी देखो भाववाच्य है, लेकिन भाववाच्य में क्या है, सकारात्मक भाववाच्य है, नकारात्मक भाववाच्य है, नकारात्मक है। जबकि ये क्या है, सकारात्मक है। तो दोस्तों ये बात ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर आपको मिलता है सकारात्मक भाववाच्य या सकारात्मक कर्मवाच्य, तो वहाँ कर्ता के साथ के द्वारा का प्रयोग होता है। अगर कहीं नकारात्मक कर्मवाच्य या नकारात्मक भाववाच्य मिलेगा तो वहाँ पर कर्ता के साथ जो है से का प्रयोग होता है और दिए गए वाक्यों में कर्ता कारक होता है। तो ये बात दोस्तों आपकी क्लियर हो गई होगी। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मामला ये आता है कि भैया और कहाँ कर्ता कारक हो सकता है। तो दोस्तों आज हम कर्ता कारक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं और आपको आसानी से हर एक बातें आपको समझ में आएगी। तो आइए हम लोग और देखते हैं कर्ता कारक कहाँ होता है। तो लिखिएगा चरण नंबर 3, लिखिएगा कभी कभी कर्ता विभक्ति रहित होती है तो उसमें भी कर्ता कारक पाया जाता है। तो आप लिखिएगा पाया जाता है जिसे प्रधान कर्ता कारक कहते हैं। अब यह जिसमें कर्ता के साथ विभक्ति नहीं पाई जाएगी उसे प्रधान कर्ता कारक कहते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं कि प्रधान कर्ता कारक की परिभाषा क्या है। प्रधान कर्ता कारक, देखिए ध्यान से लिखिएगा, वह कारक
जिसमें क्रिया का लिंग व वचन कर्ता के समान हो तथा कर्ता विभक्ति रहित हो तो उसे प्रधान कर्ता कारक कहते हैं। प्रधान कर्ता कारक कहते हैं। दोस्तों ये बात ध्यान दीजिएगा, जिसमें कर्ता के साथ विभक्ति नहीं लगी होगी तो सबसे पहली बात तो वहां पर कर्ता कारक होगा, ठीक। और दूसरी बात, वहां पर क्रिया का जो लिंग और वचन होगा वो किसके अनुसार होगा? कर्ता के अनुसार होगा। जैसे हम एक उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण से हम समझे, जैसे हमने कहा राम आम खाता है, आम खाता है। अब देखो दोस्तों यहां पर क्या है? पुल्लिंग और ये एक वचन में है। ये भी क्या है? पुल्लिंग और एक वचन में है। ये भी क्या है? पुल्लिंग और एक वचन में है ना। तो पहली शर्त क्या है कि इसमें जो है कर्ता के साथ विभक्ति नहीं लगी होगी, ठीक। हमारी पहली शर्त पूरी हो गई। लेकिन आगे कह रहा क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के समान होगा। अगर कर्ता के समान नहीं होता है तो ऐसे में जो है कर्ता कारक नहीं माना जाएगा। तो आइए क्या हम लोग देखते हैं वास्तव में क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार है। तो आइए चेक कर लेते हैं। भैया देखो यहाँ क्या है, अगर एक बात समझो, अगर क्रिया कर्ता के अनुसार है तो कर्ता के अनुसार बदल भी तो जाएगी भाई। अगर जो चीज जिस पर आश्रित है, अगर वो चीज उस पर से हटा दिया जाए तो उसका प्रभाव डालेगा कि नहीं डालेगा? डालेगा। तो ऐसे में कह सकते हो कि राम को बदलते ही क्रिया प्रभावित होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो भैया ये जान लीजिएगा दिए गए वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक। और कर्ता कारक में कौन सा कारक है? तो प्रधान कर्ता कारक। जैसे हमने कहा राम के स्थान पर राधा रख दें तो राधा आम खाता है कि खाती है? तो सर खाती है। इससे ये पता चला सर दिया गया वाक्य और दिया गया वाक्य का जो परिभाषा है एकदम सत्य है। इससे ये पता चलता है कि यदि क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के समान है तो दिए गए वाक्य में प्रधान कर्ता कारक होता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया, ठीक। अब यही एक बात नोट डाल के लिख दो। नोट डाल के क्या जानना है कि भैया यदि वर्तमान काल का वाक्य हो तो वहां पर कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, फिर भी वहां पर कर्ता कारक होता है। ये ध्यान दीजिए। अगर वर्तमान काल का वाक्य है तो वहां पर क्या होगा? हमारा कर्ता कारक होगा, ठीक। अब आइए हम लोग चरण नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। अभी मैं एक एक सबका उदाहरण भी लिख दे रहा हूं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे तो उदाहरण भैया मायने नहीं रखता, लेकिन अगर आप एक उदाहरण अच्छे से समझ गए हो तो आप लाखों उदाहरण आप कर सकते हो, ठीक है। तो आइए हम लोग जो है चरण नंबर 4 पे आते हैं। तो चरण नंबर 4 क्या कहता है ये जान लेते हैं। तो चरण नंबर 4 क्या कह रहा है तो इसको भी समझेंगे। जैसे देखिए चरण नंबर अगर 4 की बात करें तो चरण नंबर 4 में क्या है? कर्ता विभक्ति युक्त होगी, यानी कर्ता के साथ विभक्ति लगी होगी, ठीक है।
तो इसे कौन सा कारक मानेंगे? इसे बाबू सा प्रत्यय कर्ता कारक या इसे अप्रधान कर्ता कारक कहते हैं। ठीक, इसकी परिभाषा जानो। परिभाषा लिखिए, वह कारक जिसमें कर्ता विभक्ति युक्त हो तथा क्रिया का लिंग व वचन कर्म के अनुसार हो तो उसे साप्रत्यय या गौड़ या अप्रधान कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है, कह रहा है कि जिसमें क्रिया के साथ जिसमें कर्ता के साथ विभक्ति लगी हो और क्रिया का लिंग व वचन कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार होता है, तो ऐसे में फिर भी कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक होता है। जैसे उदाहरण हम देखें, उदाहरण राम ने आम खाया। देखिए यहाँ बाबू, यहाँ राम भी पुल्लिंग है, आम भी पुल्लिंग है और क्रिया भी पुल्लिंग है। सर यहाँ तो सब समान है, पता ही नहीं चल रहा कौन सा पुल्लिंग कौन स्त्रीलिंग किसके अनुसार क्रिया है। तो आइए मैं वास्तव में रियल में बताता हूँ, करके दिखाता हूँ। भैया यहाँ देखो सीता रख दें तो सीता ने आम खाए कि आम खाया? आम खाया होगा, सही, आम खाया। एक बात तो क्लियर हो गया, क्रिया जो है कर्ता के अनुसार नहीं है, क्योंकि मैंने कर्ता को चेंज किया, क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सर आइए मैं देखता हूं, इसको चेंज करके देख दूं। जैसे मान लेता हूं ये सीता है, सीता ने पुस्तक पढ़ा कि पढ़ी? तो सर रियल बात है, पुस्तक पढ़ी। जैसे मैंने कहा राम ने रोटी खाया कि रोटी खाई? तो ऐसे में रोटी खाई। इससे ये पता चला दोस्तों कि यहाँ क्रिया किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार ना होके कर्म के अनुसार है, फिर भी दिया गया वाक्य जो है कर्ता कारक का है। तो यदि कर्ता विभक्ति युक्त हो और क्रिया का लिंग व वचन कर्म के अनुसार होता है तो वहां पर कर्ता कारक होता है। अगर क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होता है वहां पर भी क्या होता है? हमारा कर्ता कारक होता है। दोनों में वाक्यों में अंतर क्या है भैया? ये देखो, ये भूतकाल का वाक्य है, ये भूतकाल का वाक्य है। ठीक, तो भूतकाल के वाक्यों में जो है ने विभक्ति का प्रयोग होता है कर्ता के साथ। तो ऐसे में भूतकाल में अगर आसन्न भूतकाल का वाक्य है, ठीक है, जैसा कि ये देखो चार के चारों जो वाक्य लिखे गए हैं ये आसन्न भूतकाल के वाक्य हैं। ठीक है, तो अगर आसन्न भूतकाल के वाक्य मिलते हैं तो वहां पर आप लोग सदैव लगाइएगा, आप जो है कर्ता कारक लगा देंगे। ठीक है, तो आई हो कि ये बात मेरी जो है आप लोगों को समझ में आई हो। अब आइए मैं आपको चारों चरणों का एक एक उदाहरण देके आसानी से जो है समझा देता हूं। ठीक है, कहां कहां आपका जो है आप टिक कर सकते हो कर्ता कारक है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हमने आपके सामने अगर कहा कि राम से चला जाता है, कौन सा कारक है? तो यहां बता देना ये क्या है? भाववाच्य है ना,
ये भाववाच्य है, तो ऐसे में क्या है, कर्ता कारक है। ठीक। अगर मैं ऐसा कहूं राम से चला नहीं जाता है, नहीं जाता, तो ऐसे में भाववाच्य भी है, ये भी भाववाच्य है, यहां भी क्या होगा, कर्ता कारक होगा। ठीक। अगर मैं ऐसा कहूं राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो यहां बाबू क्या है, कर्मवाच्य है, तो यहां भी क्या होगा, कर्ता कारक होगा। ठीक। और हमने कहा राम के द्वारा, ऐसा लिख दें, राम से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है, तो यहाँ भी क्या है, कर्मवाच्य है। ठीक है। राम से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती, कर्मवाच्य में ये क्या है, नकारात्मक है, ये नकारात्मक है। ठीक। जबकि यहां देखो ये क्या है, ये आपका, यहां मैं लिखता हूं ये क्या है, नकारात्मक है, कर्मवाच्य का उदाहरण है, कर्मवाच्य। यहां देखिए ये क्या है, सकारात्मक है, कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य है। यहाँ देखिए नकारात्मक है, भाववाच्य है, यहाँ आपका सकारात्मक है, भाववाच्य है। तो दोस्तों कहीं पर सकारात्मक भाववाच्य का उदाहरण मिले या नकारात्मक भाववाच्य का उदाहरण मिले या नकारात्मक कर्मवाच्य का उदाहरण मिले या सकारात्मक कर्मवाच्य का उदाहरण मिले, तो आप सदैव लगाने का प्रयास करिएगा कर्ता कारक, ये आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान देने योग्य बातें क्या है, अगर कभी कह दे कि कर्ता कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, कर्ता कारक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। लिखिएगा, कर्ता कारक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए दोस्तों कौन कौन होते हैं ये जान लो, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कौन कौन होते हैं। जैसे देखिए पहला और ये दूसरा, पहला है अप्रत्यय कर्ता कारक, ठीक। दूसरा है सप्रत्यय कर्ता कारक, इसी को हम अप्रधान कर्ता कारक कहते हैं। अप्रधान या गौड़ कर्ता कारक, इसे हम प्रधान कर्ता कारक कहते हैं, ठीक। जिसमें कर्ता के साथ विभक्ति नहीं लगी है उसे अप्रत्यय कर्ता कारक या प्रधान कर्ता कारक कहते हैं। जिसमें कर्ता के साथ विभक्ति लगी है उसे सप्रत्यय कर्ता कारक या अप्रधान कर्ता कारक या गौड़ कर्ता कारक कह सकते हैं, ठीक। लेकिन एक बात दोस्तों यहाँ फिर से समझने का प्रयास करिए कि सर कहाँ पर द्वारा लगने से करण कारक होता है, ये मुझे बता दीजिए। तो बाबू ये बात ध्यान दो, अगर ऐसा वाक्य मिलता है, राम ने श्याम के द्वारा या ऐसा लिख देते हैं, देखो ऐसा लिख दे, माँ ने, ऐसे लिखे,
माँ नौकरानी से झाड़ू लगवाती है। उमेश तो ये दोस्तों मेरी बात आप लोग को समझ में आई होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस यहीं पर मेरी क्लास स्थगित करते हैं, यहीं पर विराम देते हैं। दोस्तों आगे शेष जो है यहीं से आपको अगला वीडियो मिलेगा, ठीक है। अब आज हम लोग कर्ता कारक पूरा विस्तृत रूप से पढ़ लिए हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कर्म कारक। अब जिस तरीके से हम लोग कर्ता कारक का पोस्टमार्टम किए हैं उसी प्रकार हम लोग जो है कर्म कारक का भी पोस्टमार्टम करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताइएगा, और अगर कहीं से कोई डाउट इसमें होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको उत्तर अवश्य दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।